ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज हुए एनएक्सटी के शो के बारे में। एंड आज का शो थोड़ा सा बड़ा बनाने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू जो है वो मेन रोस्टर के ऊपर से काफी सारे सुपरस्टार लेके आई हुई थी। कुछ सुपरस्टार मंडे नाइट रो पे से थे और कुछ सुपरस्टार जो है स्मैकडाउन के ऊपर से आए हुए थे, जिसमें सबसे पहले हमको जेड कारगिल और बियंका बेलर का एक 6 वुमेन टैग टीम मैच देखने को मिलता है। एंड काफी अच्छा मैच था। जेड कारगिल और बियंका बेलर इस मैच के अंदर जीत भी गई, क्योंकि ऑब्वियसली वो वुमेन्स टैग टीम चैंपियन है, तो हारना तो उनका सेंस बनाता भी नहीं था इस मैच के अंदर। इसके अलावा हमको एनएक्सटी टैग टीम चैंपियनशिप के लिए ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी का भी एक मैच देखने को मिलता है। मैच काफी अच्छा रेसल किया दोनों ने, बट अनफॉर्चुनेटली इस मैच के अंदर वो चैंपियनशिप नहीं जीत पाए, जो कि ऑब्वियसली सेंस भी बनाता है, क्योंकि ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी जो है वो मेन रोस्टर के सुपरस्टार है, तो वो टैग टीम चैंपियनशिप जीत के क्या ही करते हैं नेक्स्ट की। तो इस मैच के अंदर वो चैंपियनशिप तो नहीं जीते, बट हाँ मैच अच्छा खासा रेसल किया था। इसके अलावा शो पे हमको हमारे यीट हमारे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन जे उसो भी देखने को मिलता है। हालांकि उन्होंने ज्यादा कुछ किया नहीं, बस ट्रिक विलियम्स जो है वो एनएक्सटी के चैंपियन है, उनके साथ आगे थोड़ी सी वाइब करी थी, थोड़ा सा क्राउड को खुश कर दिया था। बाकी इसके अलावा जे उसो का कोई खास काम था नहीं शो पे। बट जो इसके अलावा सबसे मेन चीज थी शो की, वो थी शो के मेन इवेंट में रैंडी ओटन का मैच अगेंस्ट इवान। डब्ल्यूडब्ल्यू ने मैच ऑलरेडी ऑफिशियल कर रखा था। एंड मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों, मतलब यार इवान जो है भाई वो एक तो इतना छोटा सा बंदा लग रहा था रैंडी ओटन के सामने। एक तो रैंडी ओटन का बॉडी साइज इतना बड़ा, ऊपर से रैंडी ओटन की एज भी है, तो मैच्योरिटी रैंडी ओटन के चेहरे पे जो है वो अलग ही दिखाई दे रही थी। ऊपर से इवान जो है भाई वो इतना छोटा सा रेसलर, मतलब बच्चा लग रहा था भाई बिल्कुल रैंडी ओटन के सामने। रेसल करते हुए भी ऐसा लग रहा था कि कोई बच्चा अपने बाप से लड़ रहा हो। खैर डब्ल्यूडब्ल्यू ने ये मैच ऑफिशियल करा था और शो के मेन इवेंट में ये मैच हमको देखने को भी मिल गया, जो कि काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल था, क्योंकि कोई भी ना तो चांसेस बनते तो ना ही सेंस बनाता था रैंडी ओटन का इस मैच में हारने के लिए। हालांकि थोड़े से बोचेस हुए इस मैच के अंदर। पहले जब रैंडी ओटन आरकेओ लगाने के लिए जाते तो इवांस वहां पे पता नहीं हट गए या उनको हटा दिया गया, आरकेओ रैंडी ओटन कनेक्ट नहीं कर पाए। बट जैसे तैसे करके सेकंड टाइम में रैंडी ओटन आरकेओ लगाते और इस मैच के अंदर जो विक्ट्री है वो रैंडी ओटन ले जाते हैं। मैच खत्म होने के बाद रैंडी ओटन ने इवांस का थोड़ा सा ऐसा हैंड रेस भी किया था, ताकि उनका जो मोरल है वो थोड़ा सा बूस्ट हो जाए, क्योंकि भाई यंग सुपरस्टार है और हर यंग सुपरस्टार बस यही चाहता है कि अगर वो किसी लेजेंड के साथ मैच रेसल कर रहा है और अगर उस मैच में हार भी जाता है तो बस उसको थोड़ी सी एप्रिसिएशन मिल जाए। रैंडी ओटन ने भी वही किया, उन्होंने इवांस का थोड़ा सा क्राउड के सामने हैंड वगैरह रेस कर दिया, जिसके बाद उनको थोड़ी सी एप्रिसिएशन भी मिल गई और इसी के साथ ये शो भी खत्म हो गया। कोई फ्यूड वगैरह नहीं थी। अब अगर आप सोचने लगो कि रैंडी ओटन का फिर से इवांस के साथ मैच होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वो बस डब्ल्यूडब्ल्यू ने रैंडी ओटन को इसलिए बुलाया था क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू अब एनएक्सटी को भी मेन रोस्टर की तरह दिखाना चाहती है। और मतलब जैसे मैचेस हमको मंडे नाइट रो या स्मैकडाउन के ऊपर देखने को मिलता है, मतलब वैसे ही कुछ एनएक्सटी के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यू अब करने का प्लान कर रही है। और इसी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यू पिछले वीक सीएम पंक को लेकर आई थी और इस वीक रैंडी ओटन को। अभी कल ही मंडे नाइट रो पे हमने शेमस और पिट डून का इतना कमाल का नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच देखा, जिसके अंदर शेमस विक्ट्री तो ले गए, बट उस मैच को जीतने के लिए जो शेमस ने कीमत चुकाई है वो आप इस फोटो के अंदर देख सकते हो कि उनकी जो पीठ है, जो उनकी कमर है भाई वो बिल्कुल रेड हो चुकी है, बिल्कुल जख्म से भर चुकी है। वैसे इससे पहले भी हमने शेमस का ऐसा हाल देख रखा है, जब उनका गुंतर के साथ मैच हुआ था उनकी जो चेस्ट थी वो बिल्कुल रेड हो गई थी, जिसका सिंपल सा रीजन ये है कि शेमस की जो बॉडी है वो कुछ ज्यादा ही व्हाइट है, तो अगर थोड़ा सा भी कुछ लग जाता तो थोड़ा एक्स्ट्रा दिखाई देता है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिखाई दे रहा है, शेमस से लगा नहीं है भाई, लगी भी अच्छी खासी है, बट जितनी लगी है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही दिखाई दे रहा है। बाकी अब मेरे ख्याल से पिट डून और शेमस की जो स्टोरी लाइन है वो फाइनली खत्म हो चुकी है। अच्छा खासा मैच भी ये डिलीवर कर चुके हैं। आई थिंक अब डब्ल्यूडब्ल्यू को शेमस को किसी अच्छी बुकिंग की तरफ देखना चाहिए, और वैसे भी अब कंट्रोल जो है वो ट्रिपल एच के हाथ में, तो शायद शेमस हमको अच्छी बुकिंग के अंदर अब देखने को मिल सकते हैं। और मे भी वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए भी जा सकते हैं, क्योंकि शेमस ने बहुत कोशिश करी थी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीतने की, बट वो गुंतर के हाथों से चैंपियनशिप तो नहीं जीत पाए थे। तो अब चैंपियनशिप जो है वो गुंतर के पास भी नहीं है, तो हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यू शेमस को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की तरफ मोड़ दे। बाकी जो भी होगा हमको आने वाली मंडे नाइट रो पे पता चली जाएगा। फिलहाल आप शेमस का हाल देख सकते हो कि भाई कितना ज्यादा बुरा हो गया है। अभी रिसेंटली एक फैन ने जिला फाटू का इंटरव्यू किया, और भाई ऐसी चीजें जिला फाटू ने इस इंटरव्यू के अंदर बताई है, इतनी शॉकिंग चीजें जो कि डायरेक्ट कनेक्ट होती है रोमन रेंज से, ब्लड लाइन से और वॉर गेम के मैच से। सबसे पहले जब जिला फाटू से पूछा गया कि क्या भाई तुम सोलो सिकोवा को एज अ ट्राइबल चीफ एक्नॉलेज करते हो, जिसपे भाई जिला फाटू ने लिटरली यहाँ पे ऐसा बोला कि एफ नो, मतलब कि फक नो, भाई वो बिल्कुल भी सोलो सिकोवा एक्नॉलेज नहीं करते हैं। और फिर जब उनसे पूछा गया कि भाई फिर तुम किसको एक्नॉलेज करते हो, किसको मानते हो, तो यहाँ पे सिंपली उन्होंने रोमन रेंज का नाम लिया। यहाँ पर उन्होंने बोला कि मैं रोमन रेंज को हेड ऑफ द टेबल, ट्राइबल चीफ, सब कुछ रोमन रेंज को ही मानता हूँ। और साथ ही साथ उन्होंने शॉकिंगली यहाँ पे कोडी रोड्स का भी नाम ड्रॉप किया है। अब रोमन रेंज का तो मुझे समझ में आता है कि चलो उनकी फैमिली से बिलोंग करते हैं जिला फाटू, बट यार कोडी रोड्स का नाम लेने की क्या जरूरत थी यहाँ पे, समझ में नहीं आया कि कोडी रोड का नाम यहाँ पे क्यों ड्रॉप किया जिला फाटू ने। खैर अब इससे एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि अगर वॉर गेम्स के आसपास जिला फाटू डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आते हैं तो वो आगे रोमन रेंज को ही ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि जिला फाटू ने यहाँ पे रोमन रेंज को एक्नॉलेज किया। तो फिर ऐसा हो सकता है कि वॉर गेम्स के अंदर हमको 5-on-5 मैच देखने को मिल जाए, जिसमें एक टीम में रॉक, सोलो सिकोवा, टामा टोंगा, टोंगा लोअर, जेकब फाटू होंगे, और एक टीम में रोमन रेंज, जिमी ऊसो, जे ऊसो, जिला फाटू, सैमीजन या फिर कोडी रोड्स हो सकते हैं। क्योंकि कोडी रोड का भी नेम आ रहा, तो शायद कोडी रोड भी रोमन रेंज का साथ दे सकते हैं सर्वाइवर सीरीज के अंदर। बाकी एक चीज तो क्लियर हो गई है कि जब भी जेकब फाटू अपना डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर डेब्यू करेंगे तो वो रोमन रेंज का ही साथ देने वाले, ना कि रॉक का। तो यहाँ से जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है भाई वॉर गेम्स के लिए। धीरे धीरे बहुत सारी अपडेट्स आने लगे, जैसी और ज्यादा क्लियरिटी आएगी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल हम लोग चलते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ। अभी कल मंडे नाइट रो ऑफ एयर जाने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर एक वीडियो डाली है, जिसमें सैमी ज़ेन भाई लिटरली कुछ ज्यादा ही डीमोटिवेट और कुछ ज्यादा ही खुद से निराश से लग रहा है। मतलब मंडे नाइट रो पे जो हुआ, चलो वो चैंपियनशिप नहीं जीत पाए, गुंथन ने अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर ली, बट यार ये सब तो ऑलरेडी पहले से ही फिक्स था ना। मतलब पहले
स्क्रिप्ट था कि WWE गुंथर को ही चैंपियनशिप रिटेन करवाएगी। उसके बाद भी सैमी ज़ेन का ऐसा रिएक्शन कि भाई बंदा कुछ ज्यादा ही डिमोटिवेट हो गया, खुद से कुछ ज्यादा ही निराश हो गया है। ब्रेकडाउन वाला सीन WWE ने पूरा दिखा दिया। मतलब ये चीज मेरे को लिटरली समझ में नहीं आई कि जब पहले से ही सब कुछ फिक्स था तो सैमी ज़ेन ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं कि भाई वो जीतने ही वाले थे और वो चैंपियनशिप हार गए। अब पता नहीं ये स्टोरी लाइन का पार्ट है या सैमी ज़ेन खुद से कर रहे हैं, भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो मुझे नीचे कमेंट में बता देना। वैसे इसके अलावा WWE ने बैक स्टेज एक और वीडियो निकाली है जो कि हमारे बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक की, और इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हो कि भाई बंदे से लिटरली चला भी नहीं जा रहा है। मतलब सीएम पंक की जो हालत है भाई वो सच में इतनी ज्यादा खराब है कि वो सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहे हैं। और शायद कल इसी चक्कर में मंडे नाइट रॉ पे वो रिंग के अंदर भी नहीं गए, सारा जो प्रोमो था उन्होंने स्टेज के पास से ही दे दिया था, क्योंकि भाई सच में सीएम पंक की जो हालत है वो काफी ज्यादा खराब है और इसीलिए सीएम पंक ने कुछ टाइम के लिए WWE से ब्रेक लिया है। बाकी आगे अगर उनके रिटर्न पे कुछ अपडेट आती है तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ। और बैड ब्लड के अंदर हमने देखा था जब रॉक हमारे फाइनल बॉस वापस आए थे तो आके उन्होंने बहुत हैवी लुक दिया था रोमन रेंस, कोडी रोड और जिमी ऊसो को, और उसके बाद उन्होंने एक गेस्चर किया था ऐसे 1 2 3 करके, और उसके बाद वहां से चले गए थे। तो बहुत सारे लोग इस चीज में कंफ्यूज हो गए थे कि भाई रॉक कहना क्या चाह रहा है, मतलब क्या है रॉक का। तो फाइनली अब इस चीज के पीछे का रीजन रिवील हो चुका है। रॉक ने जो 1 2 3 किया था ये एक्चुअली में रोमन रेंस, कोडी रोड और जिमी ऊसो के लिए था, क्योंकि अगर आप उस मूवमेंट में देखो तो वहां पे रिंग में सिर्फ 3 बंदे थे, रोमन रेंस, जिमी ऊसो और कोडी रोड, और रॉक ने जो गेस्चर किया था उसमें भी 1 2 3 किया था। तो यहाँ से मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि रॉक जो है वो रोमन रेंस, जिमी ऊसो और कोडी रोड के अगेंस्ट है, और इसका मतलब बिल्कुल क्लियर सा है कि रॉक जो है बैड ब्लड लाइन को ही ज्वाइन करने वाला है। और सर्वाइवर सीरीज के अंदर जो हमको वॉर गेम मैच देखने को मिलने वाला है उसमें रॉक जो है वो बैड ब्लड लाइन की तरफ होने वाला है। तो यहाँ से भाई काफी इंटरेस्टिंग चीजें WWE ने क्रिएट कर दी है। आने वाले स्मैकडाउन पे रोमन रेंस, जिमी ऊसो दोनों होने वाले हैं, शायद से कोडी रोड्स भी हो वहाँ पे। रॉक का अभी तक कंफर्म नहीं है, शायद रॉक भी आ जाए, बट आने वाले स्मैकडाउन पे हमको सर्वाइवर सीरीज के लिए कुछ ना कुछ बिल्ड होता हुआ तो जरूर देखने को मिलने वाला है। तो भाई इस बार का स्मैकडाउन तो बिल्कुल भी मिस मत करना, और अगर गलती से भी मिस कर दो तो भाई की वीडियो देख लेना। फिलहाल ये वीडियो करता है खत्म, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।